Hello friends. Yesterday we have done about the concept of potentials है ना, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में अपन ने कर लिया है और एक न्यूमेरिकल भी आपने को दिया था मैंने। तो अभी अपन वर्कआउट में और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो है हम एक हाई स्केल फॉर्मेट करने जा रहे हैं जो कि रेयरली बोर्ड में हाई स्केल में पूछा जाता है, और वो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आता कभी कभी है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इन assembling two charges in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो शुरुआत एक जैसी ही है, क्या? पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबलिंग टू चार्जेस, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या चीज है, पहले अपन इसको समझेंगे। तो वी आर कंसिडरिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, भले ही चलो यूनिफॉर्म ले लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा से आपको करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी समझना है कि पूछा क्या है। पूछा वो पिछले वाला तो ये करके आगे, और ये पूछा तो वो करके आगे, तो गलत हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद करिए कि पिछले में क्या किया था अपन ने। पिछले में एक सिस्टम उठाया था, वो सिस्टम में कुछ भी नहीं था। अब इतना समझ लीजिए कि अब एक सिस्टम उठाया जा रहा है दोस्तों, और उस सिस्टम में ऑलरेडी एक फील्ड प्रेजेंट है। आप समझ रहे हो ना? जैसे अपन क्या कर लें, जैसे हम लोग एक प्लेट ले लें, ठीक है ना, इस तरह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दे दें, तो उसके सामने क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो उसकी वजह से अंदर लाइन जो है वो चलना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है, इस तरह से। तो ऐसे ही अपन ये समझ लिए कि एक अपना सिस्टम है दोस्तों, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम में रहते, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, उसमें अपने को दो चार्जेस को Q1 और Q2 को असेंबल करके बताना है। इट इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं अब, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से एक रिपल्सन या अट्रैक्शन का आभास होगा। इसीलिए यहाँ पे जब भी अपन किसी चार्ज को लाएंगे या यहाँ से के बाहर ले जाएंगे, तो एनर्जी जो है वो चेंज होगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं किसकी? Q1 की, कि Q1 हैज टू बी असेंबल्ड इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो लेट इट बी कि ये चलने कहाँ से रहा है? Q1 जो है वो इन्फिनिटी पे खड़ा है, मतलब वहां पे इस फील्ड का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है। अब यहाँ से अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि R1 है ना, R1 क्या मानेंगे कि लोकेशन है, मतलब कि R1 डिस्टेंस तक लाने में, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये फील्ड है, तो इसको अंदर जो है वो R1 डिस्टेंस तक लाने में जो अपने को काम करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा? दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या लिखेंगे? Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। R1 मतलब कि R1 डिस्टेंस पे अपन उसको अंदर फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन कैसे आएगा? W1। अब देखो, पहले क्या था, याद रखिएगा। पहले सिस्टम में चार्ज नहीं था, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हमारा वर्क डन क्यों जीरो माना गया था? बिकॉज वी आर नॉट फाइटिंग विद रिपल्सन, और वी आर नॉट फाइटिंग विद अट्रैक्शन। यहाँ पे अब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो या तो ये अट्रैक्ट करेगी या तो रिपल करेगी। दोनों स्थितियों में जो हम काम करेंगे, वो सिस्टम में या उस चार्ज के सिस्टम में काय में चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। बस यही थीम है, ठीक है। अब देखो, ये जो W1 है, ये हमने क्या किया? सिस्टम के अंदर जो है, बाहर से एक चार्ज को अंदर लेके आए। तो अब जो है फार्मूला तो रहेगा वही, क्या कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या माना जाता है? पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना आ जाता है? वर्क डन आ जाता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना। ट्रिक पकड़ के रखें। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हमने क्या बोला कि ऑलरेडी एक पोटेंशियल वहां पे मौजूद था, और वो क्या ले लिया अपन ने? V1, ठीक है। उस जिस बिंदु पे वो लेके आए,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहां पे जो पोटेंशियल मौजूद था ऑलरेडी, क्योंकि आपने वर्क किया ना तो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो W1 आ गया, ठीक है ना। और चार्ज कौन सा बाहर से लेके आए, वो लेके आए Q1। क्या लेके आए, Q1। ठीक है ना। तो यही है कहानी दोस्तों। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे इसको V1 को क्या लिख दें अपन, एज ए फंक्शन ऑफ R1, और ये कितना हो जाएगा, Q1। सो दिस यू कैन सिंपली से दैट इज दिस इज द वर्क डन। इसमें इसको इशू नहीं बनाए, ये जो अंदर अपने R1 लिखा है दैट इज द पोटेंशियल प्रेजेंट एट द डिस्टेंस R1, और Q1 कहाँ से लेके आए, बाहर से। अगर अपन B1 Q1 भी लिख के छोड़ देते हैं तो ये इक्वली क्रेडिटेबल होगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट सिंस हम लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं तो इतना तो अपना बनता है। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ क्या हो गया कि हमने एक चार्ज जो बाहर से लाए। अब दोस्तों ये हो गया कि अब Q1 भी यहाँ पे आ गया। अब आपको बात समझनी है, जब अपन Q2 को अंदर लेके आएंगे तो Q2 भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फाइट करेगा, लेकिन उसको किसके साथ फाइट करना, साथ में इसके साथ भी करना है। तो अभी जो है अपन Q2 के बारे में भी सोचेंगे। तो Q2 के लिए जो वर्क डन आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा, वैसे अपन कुछ लिखेंगे कि इसको अपने लिख लिया V2R2, और ये कितना आ गया, Q2। ठीक है, लेकिन अब आप ये भी ध्यान दें कि जब इस पूरे Q2 चार्ज को आप अंदर लेके आ जाओगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आपको मालूम है कि अब Q1 चार्ज भी वहां पे है, तो इसकी रिपल्सन या अट्रैक्शन से भी उसको फाइट करनी पड़नी है। ठीक है दोस्तों। तो उनकी जो फाइट होगी, मतलब जिसको अपन बोलेंगे W3, वो आपको मालूम है कि द अपन ऐसा सोच लेंगे कि जब Q1 को Q2 के बगल में ला के रख देंगे तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पहले से ही आती है। क्या है भाई, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो ये है मेन पंच जो आपको याद रखना है दोस्तों, दैट इज लाइक दैट। सो नाउ अब हम लोग क्या कर देंगे, क्या बोलेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वो कैसे सोचेंगे कि अब Q1 भी आ चुका है, Q2 भी आ चुका है, तो एक एनर्जी कब पैदा हुई, जब अकेले Q1 को बाहर से लेके आए। फिर एक एनर्जी तब पैदा हुई जब Q2 को बाहर से लेके आए, और जब एक एनर्जी और पैदा हुई जो Q1 और Q2 के आपस में इंटरेक्शन की वजह हो गई। दैट इज दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ Q1 विद इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the interaction of Q2 with the electric field, and this is the interaction between the two charges in between। ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे दोस्तों, वो कितनी लिखेंगे अब, V1 R1 फिर Q1, अगला क्या आएगा, V2 R2 और Q2, और लास्ट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 2। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन असेंबलिंग द टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जनरली बुक्स में या एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा ओपन करके नहीं दिया है, लेकिन ये सिलेबस में है दोस्तों। हम लोग पिछले आर्टिकल ही करते रहते हैं, और कई बार ये आर्टिकल जो है, जो कि कुछ कुछ रिफ्रेशर्स में भी ढंग से नहीं दिया है, तो इसलिए इसको अपन देखते भी नहीं है कि कुछ ऐसा भी कुछ हो सकता है। और पूछा ये गया होता है, ढंग से स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, और कर किसको आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन असेंबलिंग द टू चार्जेस। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट, पोटेंशियल एनर्जी को टू चार्जेस में तो सिर्फ एक ही टाइप का एनर्जी पैदा होगा, वो तो ये है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद होगी तो ये डेरिवेशन जो है वो आपको करना रहता है। तो अब जो है दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब गॉस थ्योरम के बाद नेक्स्ट टीआरपी इसके पास है। ठीक है ना, वो है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तो ये है ही, साथ में ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दोस्तों। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे आप लोगों ने 11th में फ्रिक्शन पढ़ा, ठीक है,
फ्रिक्शन पढ़ने के बाद जब आपको फ्रिक्शन थोड़ी समझ तो आ गई, लेकिन कुछ उसका प्रूफ नहीं मिल पा रहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे अपन देख सकते हैं, तो आप लोगों ने लैब में जाके क्या किया, लैब में जाके आपने स्लाइडिंग, रोलिंग और जो है स्लाइडिंग, रोलिंग और सिंपल जो है वो प्लेन पे भी अपन ने किया उसको। तो वहां पे आपको पता चला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे पता चलती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि वो फ्रिक्शन का प्रैक्टिकली आपने देखा, उसको करके उसको एप्लीकेशन में डाल के देखा। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक को अभी तक हम चार्जेस को, इन सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि अब जो है वो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को भी पढ़े। एक एप्लीकेशन दोस्तों पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, उसको भी आपको याद रखना है कि जो जीरोक्स कॉपी अपन करते हैं, जीरोक्स मतलब कि जो अपन फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो मशीन होती है दोस्तों, उसमें फिजिक्स का ही एक प्रिंसिपल लगता है, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे, क्योंकि मुझे याद आता है तो मैं जरूर बताना चाहता हूँ आपको, तो क्योंकि आप ही के काम आएगा, मेरे काम तो क्या आना अब, ठीक है ना, इसीलिए उसमें जब पेज डालते हैं दोस्तों अपन, तो पेज डालने के बाद क्या होता है कि जो आपने जो फोटो कॉपी करने के लिए कंटेंट दिया होता है, उसके ऊपर जो है वो एक्सरे को जो है वो गुजारा जाता है। तो जहां जहां पे इंक लगी होती है उसकी इमेजिंग जो है, जो फोटोकॉपी वाला पेज है उसके ऊपर इमेज टाइप का बनता है। और वो इमेज जो है जहां जहां गिरती है, जिस शक्ल की वो इमेज होती है, उस जगह पे वो लाइट उस जगह को क्या कर देती है दोस्तों, आयनाइज कर देती है। मतलब ऐसे मैं सिखाना चाहूंगा आपको, जैसे अपने पास एक इस तरह से है ना, मैं अपने नाम से कर देता हूँ कि मैंने एस एक लेटर है जिसको फोटोकॉपी करना है, ठीक है। तो एस जो है वो क्या करेगा, वो आपने वो एस टाइप का कॉपी जो है वो मशीन में डाली, ऊपर से एक्सरे पास हुआ, और एक्सरे ने क्या किया, एक दूसरे पेज पे एस टाइप का इमेज बनाया। तो जहां जहां पे इमेज बनेगा, उस हिस्से में वो हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर आपने सोचा होगा, सुना होगा कि यार ट्यूनर है, ट्यूनर, तो वहां पे ट्यूनर जो होती है एक किस्म से इंक मानी गई है, ड्राई इंक होती है दोस्तों। तो अगर इस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ड्राई इंक जो है वो, तो उसी वजह से फिर क्या हो जाता है, जैसे ट्यूनर नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये जो वहां पे क्या पेज और ट्यूनर पे, ट्यूनर जो होता है बच्चों, एक लंबी सी बॉटल टाइप की रहती है, वो घूमती है, और वही इंक इसके साथ बहुत ही बारीक चीज से चिपक जाती है, और हूबहू आपको उसी तरह की जो है वो चीज दिखने को मिल जाती है। तो मतलब किसी चीज को जो इंडक्शन किया, चार्जिफाई किया, उसी को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, या सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिनन से, ये आप जीरोक्स कॉपी को यूज कर पाते हैं। उसीलिए उसी अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है। तो पहले तो अपन कैपेसिटर के नाम से ही अपन जानते हैं, जिन लोगों ने सुना होगा, इसका एक और नाम होता है दोस्तों, कंडेंसर, ठीक है ना। तो आज आप जरूर, अगर आप आज लेक्चर देखते हैं अच्छे से, तो आप क्या करें, आपको ये देखना हो अगर, तो ये बड़े आराम से आपको दिख जाएगा। आपका जो फैन होता है दोस्तों, है ना, सीलिंग फैन ही मान लो, होता तो दोनों में है, टेबल फैन पे भी होता है ये। इस तरह से जो फैन होता है, उसमें यहाँ पे एक कैप लगी रहती है, यू हैव सीन, है ना। इस कैप के नीचे जो है, कैप का लगने का मेन मकसद ही वो होता है, यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है वो लगा होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर आपने देखा होगा, एक व्हाइट टाइप की एक डिब्बी टाइप की होती है, मतलब सिलेंडर टाइप का दिखता है ये, और उसके दो प्रॉब्स होती है, मतलब दो उसके कनेक्शन होते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता, और जब आप कोचिंग में या सेंटर पे अपन आएंगे, तो मैं इसको आपको अच्छे से दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है अपने पास जो है वो क्या दिख रहा है, कंडेंसर दिख रहा है, और इसमें सिलेंड्रिकल टाइप का ये रहता है, कूलर में भी होता है, पंखों में सब में होता है, टीवी में भी होता है, हर जगह होता है। तो इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखा तो आपने है, लेकिन अब अपने को क्या करना है कि ये जो बंदा है, इसको अपन कैसे यूज करते हैं, इसके क्या काम रहेंगे, तो यही चीज अपने को अच्छे से अब सीखनी है, करनी है। आया समझ में दोस्तों? बस ठीक है ना। तब अपन आते हैं सबसे पहले कैपेसिटेंस पे, है ना। तो मैं बोलूंगा, आपको खुद लिख लेना है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया कि कैपेसिटेंस को अपन बोलेंगे दोस्तों, दैट इज द एबिलिटी द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है ना, द एबिलिटी टू, हालांकि
कैपेसिटी वर्ड तो बाल्टी के लिए भी यूज होगा, बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है ना। आपके घर में कितने, जैसे एक रूम है उसमें कितने बेड लग सकते हैं, तो वो उसके रूम बेड लगने की कैपेसिटी हो गई। तो कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो चार्ज को लेके अपन कॉल करेंगे दोस्तों। इसलिए कैपेसिटेंस का सीधा मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब कि जैसे कोई कंडक्टर या जो भी चीज है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो उसके स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसी को यहाँ पे नाम दिया गया है कैपेसिटेंस। और ऑब्वियसली जो मशीन इस चीज को करती है उसका नाम क्या पड़ेगा, कैपेसिटर। ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अपन इसको अब आगे बढ़ाएंगे। तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया दोस्तों कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी है ना, या वैल्यू ऑफ द चार्ज, यू नो, मतलब कंटेंट ऑफ द चार्ज इट कैन स्टोर अप। ठीक है, तो अब अपन सीखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे करते होंगे, और सबसे पहले दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा गया होगा। तो अब आपको सीखना है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पहला प्रिंसिपल है जो आपको लिटरेचर में नहीं लिखना होता है। ब्यूटीफुल, ठीक है ना। फिर क्योंकि हर बार आप प्रिंसिपल लिखते हो ना कि भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी मोटर, है ना, तो आप उसका वो डेफिनेशन लिखते हो पूरा कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये करते हैं, वो करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उस तरह से प्रिंसिपल हर बार लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपको समझाना है डायग्राम से। ठीक है, तो सोचिएगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल में आपको डायग्राम बतानी है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक प्लेट ले लिया, मान लो अपन ने ये एक प्लेट ले लिया, ठीक है। और इस प्लेट से पूछा कि डू यू हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, बोलेगी नो आई डोंट हैव एनी चार्ज। फिर हमने किसी भी तरह से, चाहे इंडक्शन किया, चाहे आपने इसको टच करके कहीं से उठाया, इसको हमने किया, और इसके ऊपर ये चार्ज जो है वो स्टैंड बाई आ गया। ठीक है, इसके ऊपर ये चार्ज आ गया। अब चार्ज आपको पल में मालूम है कि ये क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो बाहर फ्री करके घूम रहे थे, इसको किसी ने स्नैच कर लिया, खींच लिया, और इसके ऊपर क्या आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और वो कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, और अब ये क्या हो गया, जितना भी चार्ज इसके ऊपर आया, ये अपने बोल दिया कि इसने कुछ क्या कर लिया, इसने कुछ चार्ज होल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसी जगह पे ले जाना कि इसमें और चार्ज अपन कैसे जो है वो अंदर भर सकें, है ना। एक वर्ड यूज करेंगे देसी वाला कि ठूसना है बच्चों। ठूसना समझते ना, कि मतलब पंप कर देना है अंदर। तो ये क्या है, ये वही है कि इसमें अपने को चार्ज जो है वो वैसे पैक करना और ज्यादा। तो वो कैसे हो पाएगा, तो उस साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसके बगल में दोस्तों एक और क्या कर दी, प्लेट रख दी इस तरह से। ये प्लेट रख दी, और फिर क्या हुआ, जैसे ही प्लेट सामने रखी दोस्तों, तो इसके सामने वाली प्लेट में इंडक्शन के कारण कितना आ गया, उतना ही चार्ज आ गया। मतलब अगर ये इसके ऊपर प्लस क्यू है, तो सामने कितना आएगा, क्योंकि मेटल है ना दोस्तों, मेटल में ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये कितना आ गया, माइनस क्यू चार्ज आ गया। और आपको पता ही है कि अब सामने वाली की इंडक्शन प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो रहता है। तो जितना माइनस क्यू उधर आएगा, उतना ही प्लस क्यू इधर आ जाएगा, है ना। ये आपको ना स्टेप वाइज बनानी है डायग्राम। जैसे पहले डायग्राम में आप सिर्फ एक प्लेट शो करिए, उसके ऊपर चार्ज शो करिए। सेकेंड डायग्राम में आपने ये रहेगी सेकेंड डायग्राम, जिसमें आपने ये शो किया। फिर थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि थर्ड डायग्राम में क्या बनाना है आपको। थर्ड डायग्राम में आपको ऐसे बनाना है कि नहीं, अभी भी क्या है, ये है। तो यहाँ पे ये क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे नेगेटिव था। अब हमने क्या किया, इसके इस फिगर के बाद यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे इसकी अर्थिंग करेंगे दोस्तों, तो क्या एडवांटेज होगा, अर्थ कहाँ पे होती है, 0 वोल्ट पे, मतलब लो पोटेंशियल पे। और जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, उसने जो एक रीजन बनाया था, वो उसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई। तो क्या होता है कि जैसे बैटरी क्या आपने पॉजिटिव सिरा देखा है और नेगेटिव सिरा देखा है, तो जब इसको अपन किसी रेजिस्टेंस से क्लोज कर देते हैं, तो पॉजिटिव जो है वो क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, कहाँ से, लो पोटेंशियल से। तो यहाँ भी वही होगा, जैसे इस फेस को अर्थ से जोड़ेंगे,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चलना शुरू होंगे, कहाँ के, इलेक्ट्रॉन के, और धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर गिरते चलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और धीरे से ये सारा चार्ज क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, फिगर नंबर 3। अब जो है आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे जो है अगले पिक्चर में आपको क्या बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ अब ये दो टाइप के चार्ज मौजूद होंगे, और ये अर्थ, तो ये जो सिस्टम होगा इस समय क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और पूरे सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखना, कैपेसिटर का चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जितना चार्ज सामने है उतना ही नेगेटिव। तो ये जो एक अरेंजमेंट किया है अपना कि अब देखो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी फील्ड कमजोर होगी, क्या होगी, इसकी फील्ड कमजोर होगी, और फील्ड कमजोर होने की वजह से अब इसका पोटेंशियल कमजोर पड़ेगा, और अगर पीछे से कोई चीज अगर अपन ने जोड़ रखी है तो उसकी वजह से इसमें और चार्ज पावर हो जाएगा। फिर से सुने मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोगों ने पहले एक प्लेट ली, प्लेट को चार्ज दे दिया और जितना उसने लेना था ले लिया। फिर हमने और चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करी, तो हमने क्या किया, उसके सामने एक खाली प्लेट रख दी अनचार्ज, वो भी मेटल की थी। इंडक्शन के कारण उसके लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज हम नहीं चाहते थे कि पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन को बढ़ाएगा, तो या पॉजिटिव चार्ज जो है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही इंक्रीज करेगा, लेकिन वो दूसरी प्लेट पे करेगा, कोई मतलब नहीं था। तो हमने पॉजिटिव चार्ज को भगाने की कोशिश करने चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपना इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाए, और आपको मालूम है कि पोटेंशियल कम या ज्यादा की वजह से ही चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पे इस पर जो पोटेंशियल है इसको किसी भी तरह से हमें कम करना था, इसलिए हमने आपने क्या किया, यहाँ पे खाली प्लेट रखी, और इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर हमने इस अर्थिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज को भगा दिया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो चार्ज है उसके सामने नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसकी फील्ड जो पैदा होगी उसको ये ग्रास्प करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसका लिटिल पोटेंशियल जो है वो वीक कर जाएगा, ये थोड़ा सा कमजोरी महसूस करेगा, और पोटेंशियल के कम होते ही आपका और चार्ज अपन इसमें पावर कर सकते हैं। तो ये जो सेट बन गया है, इसी को बोला कि ये जो अरेंजमेंट, अब देखो इसमें ये इसी को कैपेसिटर क्यों बोलते हैं अपन, इसको भी ध्यान से सुनो बच्चों। इसको अगर आपने एक बार चार्ज कर दिया तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव के कारण जो नेगेटिव सामने खड़ा रहेगा ना, ये कहीं जा ही नहीं पाएगा, और इनके बीच में जैसे पहले कोई किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं था, रिपल्सन नहीं था, अब ये एक ऐसे जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों कि ना ये पॉजिटिव चार्ज ना ये नेगेटिव चार्ज ये सदियों तक ऐसे ही रह सकता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन भी रहेगी, और बीच में अगर आप कुछ अच्छा सा इंसुलेटर यूज कर लो तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इसको प्रैक्टिकली अपन करते भी हैं, ये चिपक जाती हैं दोनों प्लेट्स, ठीक है ना। और चिपकने की वजह से ये सदियों तक चिपकी रह सकती हैं, बशर्ते कि आपने इस चार्ज को कहीं और से लीक ना करवा दिया हो। तो इसको बोलते हैं एक आइडियल कैपेसिटर। आप देख रहे हो ना कि ऐसे अपन किसी चार्ज प्लेट को चार्ज करके रख देते हैं मान लो, तो वो किसी ना किसी तरह से चार्ज जो है वो लीक होता रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में हवा के कारण हो गया या किसी बॉडी के टच में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज है जिस तरह से आपने किया है, इसको सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब ये पॉजिटिव अगर 2 कूलम है तो ये क्या बना रहेगा, -2 कूलम, और ये एक दूसरे में अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भागने नहीं देगा कहीं भी, ठीक है ना, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कहीं नहीं भागने देगा। तो ये जो सिस्टम है उसमें चार्ज सदियों तक स्टैंड बाई रहेगा। इसलिए ये क्या बन गया, मतलब कि चार्ज आप आज करके गए तो आप 10 दिन के बाद भी इसको देख सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए ये क्या हो गया, इसी को बोला कि ये अब कैपेसिटर है, क्योंकि इसमें चार्ज कहीं जाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, दिस यू हैव डन द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है ना, या प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। किस तरह से हमने अब ये क्या मशीन है, इसको जब अपन प्रैक्टिकली विजन करते हैं और इस चीज को आगे जाके और पढ़ेंगे तभी जाके ये और ज्यादा क्लियर होता है कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। लेकिन बस आपको अभी ये जो हमने जितना भी काम किया है इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, और जो मैंने बातें करी कि कैपेसिटर जो है वो एक मशीन है जो चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, उसको स्टोर करके रख सकता है। दोस्तों यही कारण होता है कि कई बार जैसे आपकी बिजली चली गई और आपका पंखे में ना कुछ आवाज आ रही थी, ठीक है,
ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था बच्चों, वैल्यूड बेस्ड में। अब तो खैर वैल्यूड बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आया जरूर था। फिर मैं बताना चाहूंगा आपको कि पंखा बंद था और एक बच्चा जो है उस पंखे को ऊपर से खोलने लगता है, और खोलते खोलते जब उसका हाथ वो उसको छूता है, हालांकि लाइट पीछे से ऑफ थी, उसको एक बहुत ही फैटल शॉक लगता है। तो वो उसको क्यों लगा, तो पंखे का मेन कंपोनेंट जो था ऊपर लगा हुआ था, और वो था दोस्तों कैपेसिटर, जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो यूज्ड होता है। और इस कैपेसिटर की वजह से ये क्या होता है, ये जब स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी ये कैपेसिटर क्या रहता है, चार्ज रहता है। ये तो क्योंकि उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में बना रहता है। अब उसको यूज कैसे कर रहे हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले अपन इसको सोचो। ये चार्ज तो हो गया, अब लाइट ऑफ हो गई तो इसका चार्ज बच्चों स्टैंड बाई रहा। अब बच्चे ने क्या किया कि लाइट गई थी तो उसको लगा कि अब तो करंट नहीं लगेगा, तो जैसे ही उसको ढक के रखते हैं एक्चुअली में, वो शायद हो सकता है कि वो ढका नहीं था, नेकेड था। तो दो जो उसकी दोनों प्रॉब्स होती हैं, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो वो चार्ज स्टैंड बाई था। अब क्या किया उस बच्चे ने, उस नेकेड वायर को हाथ लगा दिया। हाथ लगाने पर क्या हो गया, वो हिस्से का चार्ज उसकी बॉडी में एंटर कर गया, क्योंकि उसकी बॉडी लो पोटेंशियल पे थी, और हमने बाहर से उसको छू लिया तो वो चार्ज उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से उसको शॉक लगता है। तो कैपेसिटर को अगर आप यूज करा हो, कभी नहीं करा होगा तो अपन करेंगे। उसको चार्ज आप कर सकते हो कि ये जो अपना घर वाला प्लग होता है, इससे चार्ज हो जाता है, और जरा सा उसको अंदर डालना पड़ता है सॉकेट में, और स्विच ऑन करो और वो चार्ज हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, जैसे 10 घंटे बाद भी अगर उसको उठाओगे, और उसके दोनों जो प्लग्स निकले होते हैं उसको अगर आपने छुआ बच्चों, तो एक बहुत ही बड़ा डिस्चार्ज होता है, चट करके आवाज आती है जैसे वो चिंगारी निकलती है ना। हाँ वैसे, क्योंकि छू देने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट हो जाएंगे, और वो सारी एनर्जी में क्या हो जाएगा, सारा चार्ज बह जाएगा, या चार्ज पूरी तरह से वेनिस हो जाएगा। तो ये है दोस्तों कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है आपको, तो इसको जरूर आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अब एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट है इसके साथ, ये भी आपको करना है अच्छे से। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, या ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटेंस को कर सकते हैं प्रभावित। तो सबसे मोटी चीज तो हमने सीखी दोस्तों, वो क्या थी कि भाई चार्ज को यार आना तो कंडक्टर के ऊपर ही है ना। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि जितना उस कनेक्टर का सरफेस एरिया हो, क्योंकि कनेक्टर में आपको एक चीज तो पहले से ही पता है कि कनेक्टर में चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रिजाइड करता है, क्योंकि बल्क में चार्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले अगर कैपेसिटेंस को आपने बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको उस कनेक्टर का एरिया इंक्रीज करना पड़ता है दोस्तों। व्हेन यू इंक्रीज द एरिया, ऑटोमेटिकली द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। क्योंकि आप जैसे एक रूम में जो है वो 40 लोग आ रहे हैं, तो अब उसके बाद एक भी बंदा नहीं आ पा रहा है, तो आपको क्या है, रूम या तो बड़ा करना पड़ेगा। तो वो बड़ा कैसे होगा, मतलब कि वो उसका डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको 41 या 42 आदमी उसमें आ पाएगा, सीधी सी बात है। तो वही है कि किसी भी कनेक्टर में कुछ चार्ज स्टोर हो चुका है और अपन चाहते हैं कि और बढ़े, तो ये एक साधन है कि हम अगर एरिया बढ़ा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और चार्ज डालने की ऑप्शन आ जाएगी। और चार्ज डालने का ऑप्शन आना ही क्या कहलाएगा, कि कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो बी केयरफुल कि हम इसको ऐसे सीखते हैं। दूसरा देखें आप लोग कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ये भी मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर उस प्लेट के सामने, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर अकेली प्लेट है, तो इसमें क्या है, जो भी इसके ऊपर चार्ज है वो उसने स्टोर करके रखा है मान लो। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि इसका चार्ज और बढ़ाना, तो मैंने क्या सिखाया आपको, इसके सामने अगर हम बिल्कुल अनचार्ज कनेक्टर रख दें तो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव की वजह से मैंने अभी सिखाया ना कि नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे इसमें चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इसके नेगेटिव के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल जैसे डिक्रीज करेगा, तो अगर सिस्टम से इसको कनेक्ट करके रखा है तो इसमें और चार्ज पावर किया जा सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ अदर कनेक्टर भी इसमें शामिल है दोस्तों। मतलब विदाउट कनेक्टर इसकी कैपेसिटेंस क्या मानी जाएगी, कम, और इसके सामने कनेक्टर रख देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जो थर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब आपको सोचना ये चीज कि अगर देखो, पहले क्या है, एक प्लेट है,
ठीक है ना। अब ये अपना सीख लिया। अब अपन क्या करते हैं कि इसके बाहर एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं, और उस एम्बियंस में अपन कुछ ऐसा डालते हैं कि वो डायलेक्ट्रिक हो। ठीक है, चलो मान लो कि एक डायलेक्ट्रिक्स इसके बगल में रख दिया जाता है, और वो उस डायलेक्ट्रिक में क्या खासियत होती है, डायलेक्ट्रिक मैंने आपको सिखाया था दो प्रकार के होते हैं। ये कौन सा है, ये है नॉन पोलार, ये कौन सा है, पोलार। ठीक है ना। तो ये दोनों दोनों की वजह से क्या होगा कि अगर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके सामने रख दिया जाएगा तो क्या होगा, डायलेक्ट्रिक की एक आदत होती है कि वो अपने चार्ज में मतलब अपने चार्ज को किसी को देता तो नहीं है, लेकिन वो चार्जिफाई होता है। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, अपने उस चार्ज को सामने कर देता है। तो क्या, जैसे इसके बाहर हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से जैसे ये सामने रख दिया, जैसे मैंने ये सिखाया उसी तरह का कुछ ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाली, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आपने मान लो ये वाला कौन सा था, ये था पोलार। जैसे पोलार को यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज कम से कम इसके सामने आ गया और इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब कैपेसिटेंस जो है डायलेक्ट्रिक के आमने सामने आने की वजह से क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो बढ़ने वाले ही है। तो क्या हो गया, पहला कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दूसरा, कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस बाय प्लेसिंग अ uncharged connector या plate with the first one. Third, capacitance also increased by putting an ambience around a charged connector because dielectric show response for the chargified body, and it face its that charge toward that body who is opposite, जैसे मैंने आपको अभी ये सिखाया। तो इससे भी क्या हो जाता है, इससे भी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके नोट्स आप बनाइएगा अच्छे से।